हे गाइस, इस वीडियो में हम ORM1 यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 पढ़ेंगे। वीडियो में हम इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैटेगरी में डिवाइड करने से हमें चीज़ों को याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपकी एक रोड मैप तैयार हो जाएंगे आपके माइंड में, जिससे इस मैकेनिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उसे टैकल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ORM1 मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1। एज नेम सजेस्ट, इसमें हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने होते हैं। तो आखिर रिएक्शन क्या होते हैं, तो पहले हम ये जानेंगे कि रिएक्शन क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर हम किसी भी रिएक्शन का एक जनरल फार्मूला देखें तो वो ये होता है कि एक रिएक्टेंट किसी भी रिएजेंट, कंडीशन, सॉल्वेंट या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसी पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम रिएक्शन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी रिएक्शन पे पूरा हमारा ORM1 डिपेंडेंट है। तो चलिए अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए, एक जनरल इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट, ये तीन चीज़ प्रेजेंट होते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन के तीन पार्ट होते हैं। वो पहला रिएक्टेंट, दूसरा रिएजेंट, तीसरा प्रोडक्ट। तो इसमें हम कैटेगरी 1 में डिवाइड कर देते हैं रिएजेंट को, कैटेगरी 2 में हम डिवाइड कर देते हैं इस कंप्लीट रिएक्शन को, एंड कैटेगरी 3 में हम डिवाइड कर देते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो कैटेगरी 1 जो हमारा था रिएजेंट, हम उसकी पढ़ाई शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा रिएजेंट था, हमने फर्दर रिएजेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किए। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किए हुए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में हेल्प करते हैं। तो ये बात समझ आई कि रिएजेंट क्या होता है। तो रिएजेंट ये चीज़ होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में हेल्प करते हैं। तो इसके बाद रिएजेंट को हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। मतलब किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई तो करते हैं, वैसे ही रिएजेंट को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल, देखिए नेम देखिए क्लियर होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मतलब लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अगर कुछ प्रॉपर्टीज हम देखें तो ये होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत है इसके पास। चाहत कब होती है, जब कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी होंगे। ठीक है, जब डेफिशिएंस होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे, तो ये फिर क्या एक्सेप्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, क्लियर है बात। इलेक्ट्रोफाइल बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीसीज होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में आ जाएंगे जितने भी पॉजिटिव आयंस हो, जैसे H+, R+, इस टाइप के जितने भी हो, या फिर CO2 जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, वो सारे स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल के बेस्ट एग्जाम्पल्स होंगे। ओके, क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं रिएजेंट के दूसरे टाइप यानी कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एज नेम सजेस्ट, फाइल मतलब तो लविंग, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियो डिसाइड यहाँ पे इंडिकेट करता है न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस में कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव। मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियो का मतलब है पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव लविंग स्पीसीज। तो वो तमाम स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हों वो न्यूक्लियोफाइल होंगी। मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। या फिर ऐसे स्पीसीज जिनके ऑक्टेट पूरे हो। ऑक्टेट पूरे होने का मतलब कि उनके वैलेंस सेल में कंप्लीट फुल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीसीज है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे तो वो क्या करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो देखो क्लियर बात समझ आ रही होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में क्या था, वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज थे। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। वहाँ इलेक्ट्रॉन लविंग था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरा है इसके पास। यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। ठीक है, तो
तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। बात समझ आई? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच की डिफरेंस समझ आई? न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- से डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो वो स्पीसीज जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हो, मतलब तमाम निगेटिव आयंस जिन्हें हम अनायंस बोलते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल के बेस्ट एग्जाम्पल होंगे। जैसे OH-, OH- में मतलब एक माइनस चार्ज जो होता है वो इंडिकेट करता है दो इलेक्ट्रॉन्स को, तो मतलब OH- के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रख के और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है। वैसे ही X-, R-, RO-, CN-, इस टाइप के जो भी स्पीसीज होंगे वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि एक रिएजेंट है। रिएजेंट हम क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि कैटेगरी 1 में हमने ऐसे डिवाइड किया था। कैटेगरी 1 क्या था, कैटेगरी 2 क्या था और कैटेगरी 3 क्या था। तो याद होगा कि जनरल इक्वेशन में हमने रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट पढ़ा था, उसके हिसाब से हमने कैटेगरी डिवाइड किया था। तो रिएजेंट हमारा कैटेगरी 1 था। कैटेगरी 1 को हमने मतलब रिएजेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जिसको हमने पढ़ाई कर ली। अब आती है बारी न्यूक्लियोफिलॉसिटी की, मतलब न्यूक्लियोफाइल पढ़ा तो न्यूक्लियोफिलॉसिटी की बारे में जानना। तो आखिर न्यूक्लियोफिलॉसिटी क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीसीज, और इस टेंडेंसी को मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीसीज का जो टेंडेंसी होती है उसे हम न्यूक्लियोफिलॉसिटी बोलते हैं। बात समझ में? न्यूक्लियोफिलॉसिटी में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी स्पीसीज होंगे वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम को देते हैं। ठीक है, तो ये इसे न्यूक्लियोफिलॉसिटी बोलते हैं। और इसके साथ में पढ़ेंगे हम बेसिसिटी। तो बेसिसिटी भी सेम चीज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी को ही बेसिसिटी बोलते हैं। बट न्यूक्लियोफिलॉसिटी में क्या था, इलेक्ट्रॉन तो दे रहा था बट कार्बन आइटम को, और बेसिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो देता है बट हाइड्रोजन आइटम को, H+ आयन को। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ न्यूक्लियोफिलॉसिटी और बेसिसिटी में काफ़ी क्लियर हो कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अपना एटम, वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम को देता है। वहीं बेसिसिटी में कोई भी स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन H+ आयन को देता है। क्लियर है बात? अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो न्यूक्लियोफिलॉसिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, फैक्टर 1, अनायंस जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे दैन न्यूट्रल स्पीसीज। सीधी सी बात है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलॉसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी। तो अनायंस मतलब क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होल्डिंग आयंस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब उसके पास निगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डोनेट कर पाएंगे दैन न्यूट्रल स्पीसीज। सो न्यूक्लियोफिलॉसिटी अनायंस का ज़्यादा होता है दैन न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, सेकेंड बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलॉसिटी घटता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या, कि अपने वैलेंस सेल को बांध के रखने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा देंगे किसी स्पीसीज का तो न्यूक्लियोफिलॉसिटी यानी कि जो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकलने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और न्यूक्लियोफिलॉसिटी इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे साइज ऑफ डोनर एटम। तो अगर हम साइज ऑफ डोनर एटम बढ़ा देंगे तो न्यूक्लियोफिलॉसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि देखो, जब साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो लगती है न्यूक्लियस किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो कम हो जाएगी, क्योंकि साइज सी बात है। तो ये थी हमारी कुछ फैक्टर्स जो कि न्यूक्लियोफिलॉसिटी को अफेक्ट करती है। अब इसके बाद हम सॉल्वेंट के बारे में देखेंगे। सॉल्वेंट अब कहाँ से आया, तो याद करो वो जो जनरल इक्वेशन हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ा था, जिसमें एक रिएक्टेंट किसी भी रिएजेंट, कंडीशन, सॉल्वेंट या कैटालिस्ट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो वहीं से सॉल्वेंट, अब हम सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिएजेंट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब वो सारी चीज़ें जिनमें चार्ज कैरियर ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बेंजीन, CCl4 एक्सेट्रा। ठीक है, वहीं पोलर में मतलब वो स्पीसीज या फिर वो सॉल्वेंट जिसमें चार्ज कैरियर हो। ठीक है, तो पोलर को भी हमने फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक पोलर प्रोटिक, एक पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक मतलब क्या होता है कि ऐसे पोलर कंपाउंड जिसमें H+ डोनेट कर सके, तो उसे हम लोग पोलर प्रोटिक बोलते हैं। वहीं ऐसे
कंपाउंड जिसमें H+ डोनेट ना कर सके उसे हम लोग पोलर एप्रोटिक बोलते हैं। बात क्लियर है? अगर पोलर प्रोटिक की एग्जांपल देखना चाहें तो आप H2O को ले सकते हैं, ROH को ले सकते हैं। वहीं पोलर एप्रोटिक को देखना चाहें तो ET2O ले सकते हैं। अब ये जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए, मतलब एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, इस सॉल्वेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन पोलर एंड पोलर। ठीक है, पोलर को हमने फिर से पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक में डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात अब तक? अब देखो, जब सॉल्वेंट डालेंगे एंड रिएजेंट बोथ साथ में डालेंगे तो मे बी ऐसे चांसेस हैं इस सॉल्वेंट का कुछ असर उस रिएजेंट पे पड़ सकता है। सीधी सी बात है। तो इसके सॉल्वेंट के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं रिएजेंट पे, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलॉसिटी, ठीक है, ये हम अब पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को हमने फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। अगर हमने सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक मिलाया हो या फिर अगर हमने सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक में लाया हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर हमने सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक में लाया हो उस केस में न्यूक्लियोफिलॉसिटी जो होगी कुछ इस सीक्वेंस में होगी, जैसे I- की पोलैरिटी, I- की न्यूक्लियोफिलॉसिटी ज़्यादा होगी, Br- की उससे कम होगी, Cl- की उससे भी कम होगी एंड F- की उससे भी कम होगी। वहीं पे अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमने मिलाया है तो न्यूक्लियोफिलॉसिटी की असर कुछ इस कदर होगी, जैसे F- की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम Cl- की होगी, उससे कम Br- की होगी, उससे कम I- की होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आप पूछोगे? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, छोटे अनायंस को सॉल्वेशन की मदद से उसे स्टेबलाइज कर देते हैं। और जब स्टेबलाइज कर देंगे तो सीधी सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं डोनेट कर पाएगा तो फिर वो न्यूक्लियोफिलॉसिटी उसकी कम हो जाएगी। इस वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I- की जो न्यूक्लियोफिलॉसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वहीं पे F- की सबसे कम होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो कैटेगरी 1 का जो भी पढ़ाई था हमारा ORM1 का, वो यहाँ तक की थी। ठीक है, अब हम कैटेगरी 2 की बात करेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कैटेगरी 2 की जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।